गद्य शिक्षण के सोपान में हमने पढ़ा था कि पहला है, प्रथम सोपान कौन सा होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना सोपान किसने दिया था? जीलर ने। प्रस्तावना के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, नई पाठ्य वस्तु पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को तत्पर व प्रेरित करना, और कौन सा बताया? जो विषय पढ़ाया जाए उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये प्रस्तावना के उद्देश्य है। प्रस्तावना निकलवाने की कई विधियां हो सकती हैं, लेकिन हमें प्रश्नोत्तर विधि को ही ज्यादातर काम में लेते हैं। वैसे विषय वस्तु के अनुसार प्रस्तावना की विधियां अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बता दिया था कि प्रस्तावना प्रश्न है वो कैसे होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न है वो लघु, नुकीले, क्रमबद्ध और पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता होती है। लघु प्रश्न से मतलब क्या है कि प्रश्न का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रश्नों का आकार है वो छोटा छोटा हो। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, यानी इस तरह के प्रश्न। और ये प्रश्न है वो नुकीले होते हैं, जिनका उत्तर एक निश्चित फिक्स होता है, वो नुकीले प्रश्न होते हैं। उन्हें हमें पॉइंटेड प्रश्न कहते हैं। और पूर्व ज्ञान पर आधारित यानी बच्चों के स्तरानुकूल होने चाहिए। ये नहीं है बच्चों को उसका पहले से ज्ञान ही नहीं है, वो उसके अप्रोच में नहीं है और हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे गांव की स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और गांव की स्कूल में पढ़ाते समय हम छोटे जो बालक हैं उनसे प्रश्न है वो, और कंप्यूटर है उनके पार्ट्स के वगैरह, जैसे मोडेम क्या होता है या इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न है वो नहीं करने हैं, बल्कि उसके पूर्व ज्ञान में यानी पहले से वो प्रश्न या उसके बारे में, वो प्रीवियस के बारे में जानता हो, उससे संबंधित प्रश्न ही किए जाने चाहिए। दूसरा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन किसने दिया? राइन ने। उद्देश्य कथन किसे कहते हैं? उद्देश्य कथन में क्या आएगा? इसमें शिक्षक द्वारा प्रकरण की स्पष्ट घोषणा की जाती है कि आज हम ये पाठ पढ़ेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नाम भी आपको मैंने बताया था कि प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? प्रस्तावना का दूसरा नाम उत्प्रेरणात्मक, थोड़ा बड़ा नाम है उपक्रम। और उद्देश्य कथन का भी थोड़ा सा नाम बड़ा है पाठ्यांश अभिसूचन। पाठ्यांश अभिसूचन, ये इसका दूसरा नाम हो। उद्देश्य कथन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो क्या है कि उद्देश्य कथन के बिना प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं होता। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सोपान है वो कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने में भी आपको गलती नहीं करनी है। ये तय में ई की मात्रा क्या आएगी? बड़ी। यानी जिन शब्दों में कर्ण लगा देते हैं तो ई की छोटी मात्रा है वो बड़ी हो जाती है, वो उपसर्ग नहीं होना चाहिए। उपसर्ग के बिना, जैसे अधिकरण में नहीं होगी बड़ी, लेकिन अन्य में संक्षिप्तीकरण है, वृद्धिकरण है, पुष्टिकरण है, तुष्टिकरण है, ये सभी हैं, इनमें मात्राएं क्या होगी? बड़ी होगी। प्रस्तुतिकरण है, इसमें कई पार्ट होते हैं। अब शिक्षण की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। वास्तविक शिक्षण प्रस्तुतिकरण से ही शुरू होता है और प्रस्तुतिकरण में ही पूरा हो जाता है। इसलिए प्रस्तुतिकरण है वो पाठ योजना का, यानी हम ये कह सकते हैं कि
जो शिक्षण है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुतिकरण ही होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सोपान या पद है। प्रस्तुतिकरण में गद्य पाठ में सबसे पहले क्या करवाते हैं? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक द्वारा उचित अनुतान, बलाघात, यति, गति के आधार पर वाचन किया जाता है। वो आदर्श प्रस्तुति करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उच्चारण, यानी शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर शिक्षक का उच्चारण शुद्ध नहीं है तो बालक अनुकरण करके गलत उच्चारण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है वो क्या है कि उच्चारण की शुद्धता। तो उच्चारण की शुद्धता के साथ शिक्षक द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन में शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का स्तर क्या है, यानी वो इस गति से उच्चारण करे या इस गति से पढ़े कि बालक आसानी से उसका अर्थ ग्रहण भी कर सके। यानी गति है वो बहुत तेज या बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के मानसिक स्तरानुकूल ये होना आवश्यक है। तो ये आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के बाद में अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। अनुकरण वाचन किस प्रकार के बालकों से सबसे पहले करवाना चाहिए? किस प्रकार के? हाँ, जो वाचन करने में पारंगत हो, जिनका उच्चारण अपेक्षाकृत शुद्ध हो। एक इसमें वाणी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे विद्यार्थी से वाचन करवाया जाना चाहिए जो बोलने में ठीक हो, जिसकी वाणी ठीक हो। कहने का मतलब है ये नहीं है कि भाई उसका जो गला है वो मतलब कई तरह की आवाज होती है ना। कुछ बालक है वो नाक से बोलते हैं, कुछ बालक है वो तुतलाते हैं। तो उच्चारण शुद्धता में ये सब बाधक होते हैं, इसलिए बोली मधुर भी होनी चाहिए, यानी सबको स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। ऐसे 2-3 बालकों से अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। अनुकरण वाचन में वैयक्तिक वाचन के बाद में समवेत वाचन भी करवाया जा सकता है। ये विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुकरण वाचन में बालक अपनी किताब को कैसे पकड़ेगा, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि आंखों और किताब के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर, यानी 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो ये 12 इंच मान लो चाहिए। तो ये इसमें ध्यान रखने की बात है। और बालक से बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं पढ़वाना चाहिए, क्योंकि कालांश है, उसके समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये अनुकरण वाचन हो गया था। अनुकरण वाचन के बाद में प्रस्तुतिकरण में तीसरा स्टेप या तीसरा सोपान वो कौन सा है? उच्चारण संशोधन। ये उच्चारण संशोधन, संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। यह आपको बताया हुआ है, से के ऊपर अनुस्वार हो और अगर उसमें से उपसर्ग छांटना हो और उपसर्ग हो तो हमेशा ही आपको ये बिंदु है वो किसमें चेंज करना है? में। तो संशोधन और संशोधन है वो कई बार शुद्ध लिखना भी पूछ लेते हैं। इसमें से है, इनका क्रम ध्यान में रखना है। ये 3 उपसर्ग होते हैं, एक तो से होता है, एक सम होता है, एक सु होता है। इनमें से का क्रम सही नहीं होता है। बाकी जितने भी शब्द होते हैं उनमें जो से पहले आवे ने वो तो पहले आओगे और बाद में आवे वो बाद में आओ। मैं विषय से हट नहीं रहा हूं, आपको बीच में ये चीजें भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक शब्द लिखना है और शब्द लिखने में ये सामान्य शब्द लिखना है, विशेष। ये देखिए आप, तो विशेष लिखना है तो पहले पहला से आएगा फिर बाद वाला आएगा। सब में ऐसा ही होगा, केवल ये उपसर्ग है वो आप छोड़ दें। उसके बाद में यानी ये नियम सा ही है, मान लो आप कोई भी शब्द जो हम लिख रहे हैं उनमें ये ध्यान में रखना है। तो उच्चारण संशोधन, उच्चारण संशोधन का मतलब है कि अनुकरण वाचन में विद्यार्थी ने
जो भी गलत उच्चारण किए उनको अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता जाता है। वो शब्द या क्लिष्ट शब्द है उनको वो यहां लिख लेता है और लिखने के बाद में उनका उच्चारण करवाता है। सबसे पहले तो जिस बच्चे ने गलत उच्चारण किया था उससे बुलाया जाता है, उसके बाद में दूसरे बालकों से भी उनका उच्चारण करवाया जाना चाहिए। जब तक वो उच्चारण सही नहीं करें तब तक अभ्यास कराना चाहिए। तो ये उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन के बाद में काठिन्य निवारण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रस्तुतिकरण में। काठिन्य निवारण है, इसको क्या कहते हैं? ये व्याख्या द्वारा करवाया जा सकता है, इसको स्पष्टीकरण कहते हैं, ये आत्मीकरण भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां वो प्रयुक्त की जाती हैं कि वो कौन सी शिक्षण विधि प्रयुक्त करेगा। यानी शब्दार्थ बताने के लिए या गद्यांश में आए हुए जो कठिन स्थल है या कोई मुहावरा है तो उनका वो प्रयोग कैसे बताए। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते एक आ गया लाल पीला होना, तो लाल पीला होना है वो मुहावरा है, तो अध्यापक को क्रिया करके बताना पड़ेगा, यानी क्रोध करके बताना पड़ेगा और उसका चेहरा है वो बदल जाएगा। इसलिए उनको बताएंगे कि लाल पीला होना है, उसका अर्थ होता है क्रोध आना, कि जैसे मैं बच्चों पर लाल पीला हो गया। वैसे होना नहीं चाहिए, छात्र यहाँ शिक्षक को नहीं होना चाहिए, वर्जित है ये, लेकिन ये मुहावरे के रूप में मैंने आपको बताया था। और दूसरा ये है कि छोटे बच्चे हैं उनको हमें किस तरह से, यानी कौन कौन सी जो विधियां हैं वो काम में लेंगे? वास्तविक वस्तु दिखाकर, अगर वास्तविक वस्तु उपलब्ध नहीं है तो मॉडल दिखाकर, अगर मॉडल नहीं है तो चित्र दिखाकर, अगर मान लीजिए क्रियात्मक शब्द हैं तो क्रिया के द्वारा, अगर कोई शब्द है उसमें संधि है, जैसे कल बताया था मैंने आपको परोपकार, तो परोपकार का अर्थ बालकों को कैसे समझाएंगे? संधि विच्छेद द्वारा। दशानन का अर्थ कैसे समझाएंगे? समास द्वारा। इसी प्रकार से जैसे वियोग का और संयोग का अर्थ उपसर्गों को अलग करके समझाएंगे। पंडिताई का अर्थ है वो आई प्रत्यय, सुंदरता में ता प्रत्यय, तो ये सब है वो काम में लिए जाते हैं। विलोम शब्दों द्वारा, पर्यायवाची शब्दों द्वारा, इनके द्वारा हम यहां व्याख्या करके काठिन्य निवारण करते हैं। यानी शिक्षक द्वारा काठिन्य निवारण करने के अनेक उपाय, अनेक शिक्षण विधियां, अनेक प्रविधियां, अनेक इक्विपमेंट्स, कुछ भी वो है वो काम में जो भी उपलब्ध है, जो भी संसाधन उपलब्ध है वो उसको काम में लेता है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई शब्द आ गया कि जिसका अर्थ न तो पर्यायवाची शब्द के द्वारा बताया जा सकता, न विलोम शब्दों के द्वारा बताया जा सकता, तब वो क्या करेगा? तब मैंने आपको बताया था ना कि या तो वो कोई कथन करेगा और या फिर कोई अंतः कथा बताएगा। कल मैंने एक शब्द आपको बताया था, वो याद है क्या? हाँ, परभूत। जैसे परभूत है, इसका अर्थ बताना है। परभूत का अर्थ है वो बालक जानता नहीं है, और अर्थ बताने मात्र से उसके समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं है। परभूत का अर्थ तो बता दिया कि जैसे कौवा, लेकिन कौवा है उसको परभूत क्यों कहते हैं? ये एक कथन या अंतः कथा के माध्यम से बताएंगे कि कौवा है वो कोयल के अंडे का पालन पोषण करता है, इसलिए पर का मतलब दूसरा, भूत का मतलब पालन करने वाला, इसलिए वो दूसरे का पालन करने वाला है। अतः कौवा है उसको क्या कहा जाता है? परभूत कहा जाता है। तो यहां तक हमने काठिन्य निवारण तक पढ़ लिया था। ये प्रस्तुतिकरण की बात पूरी हो गई। अब प्रस्तुतिकरण के बाद में नेक्स्ट जो श्यामपट्ट पर शब्द लिखे हुए थे उन शब्दों को अध्यापक के बच्चों से लिखने के लिए कहेगा। इसलिए अगला जो स्टेप इसका चौथा है वो होगा लिखित कार्य की जांच। ये चौथा स्टेप हो जाएगा। देखो तीन हो गए हैं, पहला प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य कथन, तीसरा प्रस्तुतिकरण, और चौथा जो है जो भी शब्द लिखे हुए हैं
उनको बालक लिखेंगे और शिक्षक उनका निरीक्षण करेगा कि सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसलिए चौथा इसका सोपान कौन सा होगा? लिखित कार्य का निरीक्षण। लिखित कार्य का निरीक्षण छात्र लिखेंगे, अध्यापक निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान यानी कोई बालक है वो देखकर तो गलत नहीं लिख रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। या उसकी लिखने की स्पीड तो ठीक है क्या, उसने पेन तो ठीक पकड़ रखा है क्या। कई पेन को देखने गिट्टी को मोच दिए, हाँ जैसे जी निकलेगा उसका, हाँ तो ऐसा तो नहीं है। उसने कलम तो सही पकड़ रखी है क्या, ये आपको कौशलों में बताएंगे, लेखन कौशल और उसमें। तो लिखित कार्य का निरीक्षण। लिखित कार्य के निरीक्षण के बाद पाठ पढ़ लिया पूरा। पढ़ने के बाद में अब छात्रों को भी स्वयं पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन सब अगर बोलकर पढ़ेंगे तो वो कक्षा का वातावरण तुमुल में बदल जाएगा। तुमुल किसको कहते हैं? अनेक प्रकार का मिला हुआ शोरगुल, शोरगुल में बदल जाएगा। तो यहां उसे मौन वाचन करने के लिए कहा जाएगा। तो अगला जो स्टेप है वो कौन सा है? मौन वाचन। मौन वाचन का अपना अलग ही महत्व होता है। जहां एक प्रश्न तो ये बनता है कि छात्रों से मौन वाचन क्यों करवाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जाता है, बताओ देंगे। ताकि बालक पढ़ाए हुए पाठ को आत्मसात कर ले। तो यहां आप लिख लो, आत्मसात करने के लिए पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने के लिए, जिससे बालक में आत्मविश्वास आता है। वो इसके बाद में जो प्रश्न किए जाएंगे उनका उत्तर दे सकेगा। मौन वाचन क्यों करवाया जाता है? पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने के लिए। ये मौन वाचन हो गया। मौन वाचन उसमें कई भ्रांतियां हैं, लेकिन उनको अलग प्रकार से कि मौन वाचन के प्रकार कितने होते हैं। तो कुछ किताबों में लिखा है कि मौन वाचन के 3 प्रकार होते हैं, कि सामान्य मौन वाचन, गहन या गंभीर मौन वाचन और त्वरित या द्रुत मौन वाचन। जैसे गहन मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? गहन वाचन का उद्देश्य होता है बालकों को नई शब्दावली का ज्ञान कराना। यानी इसमें तो बालक है ना, वो सूक्ष्म अध्ययन करके, विस्तृत अध्ययन करके नए नए शब्दों के बारे में जानता है। उन शब्दों का अभ्यास कराने के लिए द्रुत मौन वाचन करवाया जाता है, यानी उनका अभ्यास हो जाए। इसीलिए द्रुत वाचन में इस तरह की पाठ्य सामग्री होती है जिसको तीव्र गति से पढ़ा जा सकता है और जिसमें शब्द है वो कई बार आ जाता है, उसका अच्छी तरह से अभ्यास ही हो जाता है। तो अभ्यास कराने के लिए द्रुत मौन वाचन करवाया जाता है। उसकी सामग्री है वो पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, उपन्यास, जीवनी, दृश्य वर्णन, इस तरह के जो सिंपल सीधी भाषा में लिखे हुए होते हैं, यानी जिनको हम रैपिड रीडर कह सकते हैं, उनको बालक स्वयं तीव्र गति से मौन वाचन कर सकता है और उन शब्दों का अभ्यास ही हो जाता है। तो ये मौन वाचन के बारे में था। मौन वाचन के बाद में अगला सोपान, ये बोध प्रश्न। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मौन वाचन करवाया जाता है, तो मौन वाचन में आप ये ध्यान रखोगे कि मौन वाचन बोध प्रश्नों से पहले करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और मौन वाचन का स्थान वाचनों में बाद में है, यानी पहले आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, उसके बाद में मौन वाचन और मौन वाचन के बाद में बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों के बारे में 2-3 बातें हमें जाननी है। पहली बात तो कौन सी है कि बोध प्रश्न कैसे होने चाहिए, यानी उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। भाई ये नहीं हो कि
पाठ तो पढ़ाया होली का और प्रश्न पूछ रहे हैं दीपावली की, ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए पहली जो चीज है वो क्या है कि पाठ्य वस्तु से उसकी संबद्धता होनी चाहिए। यानी पहला क्या है, पाठ्य वस्तु से, यानी जो पठित सामग्री है, पाठ्य वस्तु से संबद्धता, ये पहली है। दूसरी बात यह है कि पाठ में जो भी घटना या कहानी जो भी है, जिस क्रम में है उसी क्रम में बोध प्रश्न किए जाने चाहिए। यानी क्रमबद्धता है वो बोध प्रश्नों में भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे हमने गांधी जी का एक पाठ पढ़ा और गांधी जी की जीवनी के बारे में था पाठ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की, और उसके बाद में अरे उनके गोली लगी या उनका देहावसान हुआ, वहां तक हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमें कि देहावसान कब हुआ ये थोड़ी पढ़ लेंगे, या गांधी जी का निधन कब हुआ ये नहीं पूछना है, बल्कि क्रमबद्धता बच्चों के लिए जरूरी होती है। ये प्रश्न है वो भी ज्यादा नहीं पूछे जाने चाहिए, बस 3-4 प्रश्न, 3-4 प्रश्न। एक ये नहीं है कि जैसे आगे जो बैठे हैं उनसे ही प्रश्न पूछ ले, बल्कि ये जो प्रश्न है वो पूरी कक्षा से किए जाने चाहिए। सब ऊपर हाथ करेंगे, फिर किसी एक को उत्तर देने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इसका वितरण है वो पूरी कक्षा में होना चाहिए। ये बोध प्रश्न के बारे में है। बोध प्रश्नों का आकार है वो भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था उनमें कौन शहीद हुआ, तो बालक है वो पहले वाली बात है वो भूल जाएगा। इसलिए प्रश्न यही करना है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, या उनमें इस पाठ में कौन है जो कि शहीद हो गए थे। तो ये जो है ना वो अलग अलग आपको छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछना है। बोध प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है, वो उद्देश्य कौन सा है कि बालक ने पठित सामग्री अवबोधित कर ली है या नहीं, यह है जांचने के लिए। बालक ने, यहां ने में मैंने ये चिन्ह प्रयुक्त किया, जैसे त्रुटि हो गई, भूल हो गई, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हंस पद कहते हैं, काक पद कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह भी तो सिलेबस में है। तो ये बालक ने पठित सामग्री अवबोधित कर ली है या नहीं, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्नों के बाद में आवृत्ति प्रश्नों का नंबर आएगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, आवृत्ति प्रश्न। आवृत्ति प्रश्न कैसे होते हैं, हमने एक चीज है वो तो बहुत पहले सीख रखी है आवृत्ति प्रश्नों के बारे में। कौन सी, कि आवृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं, आपने नहीं पढ़ा क्या ये, रिक्त स्थान के प्रश्न है वो, या हाँ ना में उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, सत्य असत्य वाले प्रश्न होने चाहिए। इसका इनका सबका मतलब ये है कि उनका उत्तर भी संक्षिप्त होना चाहिए। आवृत्ति प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, जो बोध प्रश्न कर लिए गए कि भाई बालक को पाठ समझ में आया है या नहीं आया है, इसकी जांच तो कर ली गई, फिर आवृत्ति प्रश्न की जरूरत क्या पड़ी, आवृत्ति प्रश्न क्यों किए गए। पूरा पाठ सभी विद्यार्थियों के समझ में आया है या नहीं, ये जानने के लिए आवृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। आवृत्ति प्रश्न है वो, अगर मान लीजिए पाठ एकाधिक अनुवीतियों में पढ़ाया गया है, पार्टों में पढ़ाया गया है, तो अलग अलग पार्ट के आवृत्ति प्रश्न अलग अलग नहीं होते, बल्कि उनके सब के एक साथ ही पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नों की ही आवृत्ति नहीं होती, बल्कि बालक जो है उनकी भी, जैसे मान लीजिए एक से मैंने पूछ लिया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, उसको पता है, लेकिन ये कैसे पता चले कि दूसरे को भी है, इसलिए वही प्रश्न है वो दूसरे से भी पूछा जाता है।
इसलिए इनको क्या कहते हैं, आवृत्ति प्रश्न कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य तो एक ही होता है कि पाठ की आवृत्ति हो जाती है, और पाठ है वो बालक पूरी तरह से समझ लेते हैं। इसलिए पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं आया है ये जानने के लिए आवृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। ये आवृत्ति प्रश्न का हो गया। आवृत्ति प्रश्न के बाद में है मूल्यांकन। मूल्यांकन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां हमें दो प्रकार के मूल्यांकन हो सकते हैं शिक्षण में, एक तो पाठांतर्गत और एक पाठोपरांत। ये देखिए पाठांतर्गत कभी भी किया जा सकता है पाठ पढ़ाते समय, इसलिए वो तो क्या हो गया पाठांतर्गत। और एक है वो कौन सा हो, पाठ पढ़ने के बाद में, इसलिए इसको पठनोपरांत या पाठोपरांत कहते हैं। यही क्या बन गया, पाठोपरांत या पठनोपरांत। मूल्यांकन मौखिक रूप से भी किया जा सकता है और लिखित रूप से भी। यह शिक्षक और तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये मूल्यांकन के बाद में गृह कार्य, कुछ है वो एक स्टेप में ले लेते हैं कि मूल्यांकन व गृह कार्य, तो बात एक ही है। ये प्रश्न भी पहले का पूछा हुआ है कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है, दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आजकल इस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि बच्चे को बैगलेस किया जाए, यानी उसके पास बैग है वो होना ही नहीं चाहिए, वो घर पर बैग ले जाए ही नहीं, 5वीं तक तो ये चल रहा है। इसलिए गृह कार्य को कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन गृह कार्य का अपना मतलब है। अभी आपके C-TET में भी ये प्रश्न है, वो इस तरह का प्रश्न कोई किया गया था कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो यह है कि बालक में स्वाध्याय की आदत पड़े, पहली बात। तो पहला कौन सा हो गया, स्वाध्याय की आदत डालने के लिए, आदत डालने के लिए। दूसरी बात है कि उसने स्कूल में यानी विद्यालय में औपचारिक रूप से जो पाठ पढ़ा है उसका दोहरान हो जाए, इसलिए दूसरी बात कौन सी होगी, पाठ दोहराने के लिए, पाठ दोहराने के लिए। अगर वो पाठ दोहराएगा तो उसने जो भी सीखा है उसमें स्थायित्व आएगा। इसलिए तीसरी बात कौन सी हो गई, अधिगम में स्थायित्व लाने के लिए, अधिगम में स्थायित्व लाने के लिए। ये गृह कार्य के महत्वपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन गृह कार्य कितना दिया जाना चाहिए ये भी एक प्रश्न है। तो कितना दिया जाना चाहिए? सभी कक्षाओं को समान रूप से नहीं, सभी विषयों में भी समान रूप से नहीं। अगर हम हिंदी अकेले विषय की बात करें तो इसमें भी कविता की बजाय गद्य पाठ में या गद्य शिक्षण में गृह कार्य का अधिक महत्व होता है, ज्यादा दिया जाता है, वो अलग प्रकार का होता है। गृह कार्य वो रचनात्मक रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये बालक की शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुसार उसे गृह कार्य दिए जाना चाहिए। ये थे शिक्षण सोपान।